हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू अर्जुना जेडब्ल्यू एंड नीट। ओके, इस चैनल पर हम लोग पहले बोर्ड्स को कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग फाउंडेशन की तरफ मूव करेंगे। वंस बेस इज बिल्ट, हम लोग जेडब्ल्यू एंड नीट की तरफ भी मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यार एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, एक अमेजिंग लेसन है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाउ डज एग्जैक्टली ग्रेविटेशन वर्क है। इसके पहले हम लोग समझे कि ग्रेविटेशन काम कैसे कर रहा होता है, इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन समझने से पहले एक चीज़ समझो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो अट्रैक्शन, हाँ, वही जो तुमने महसूस किया था कभी उसके लिए, या जो चीज़ हो रही थी तुम्हारे और उसके बीच, है ना। तो अट्रैक्शन क्या है कि कहीं तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, मतलब कोई तुमको अपनी तरफ पुल कर रहा है ना। या तुम किसी की डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, तो उसी चीज़ को शास्त्रों में अट्रैक्शन कहा गया है ना। तो सोच के देखो, जब इंसानी लेवल पर ये चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही होगी, तो क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ के लेवल पे, ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा क्या? या ये पुश एंड पुल वाला मैकेनिज्म, एक्चुअली पुलिंग वाला मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली कर रहा होगा, है ना। तो शास्त्रों में इसी चीज़ को ग्रेविटेशन बोला गया है। तो यहाँ पे एक लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक दूसरे के प्रति जो पुल हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे उसको ग्रेविटेशन बोला गया है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि वो यूनिवर्स के अंदर में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है, रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे विद अ सर्टेन फोर्स विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them, है ना। तो बस ये एक चीज़ है कि भाई ये देखो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ को से, कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब उनका जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस जो होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किस चीज़ से? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स है और दो ऑब्जेक्ट्स का मास मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या है? m1 एंड दिस इज m2, m1 एंड m2। अब देखो यार, ये m1 वाला जो बॉडी जो है ये ए बॉडी है और ये क्या है? बी बॉडी। अब ये ए किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऑन द कॉन्ट्री बी भी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों लगाएंगे और दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक इक्वल फोर्स के साथ क्या करने की कोशिश करेंगे? दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करेंगे। अब यार ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, इन लोग के बीच में या मास 1 और मास 2, तो इन लोग का क्या निकाल लेंगे पहले? तो ये पहले एफ यानी क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास 1 एंड मास 2, m1 एंड m2। एंड उसी के साथ यहाँ पे ये किस चीज़ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, तो इट विल बी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। ओके, तो अब इससे क्या मतलब समझ में आता है? देखो, इससे बस एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझ में आती है। इस लॉ को मैं कंपाइल कर देता हूँ एंड देन दिस बिकम्स व्हाट? एफ इज m1 इंटू m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हमको क्या बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किन पैरामीटर्स के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड कर रहा होगा उनके मास के ऊपर में और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान के चलो ये जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट जो है, ओके, ये पहला ऑब्जेक्ट जो है लेट्स से बहुत बड़ा है, इसका मास अगर बढ़ जाता है, इसका मास m1 3m1 हो जाता है और इसका m2 ही रहता है। तो अब सोच के देखो, यहाँ पे मैं मान के चल लेता हूँ कि 3m1 काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार इनका कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट होएगा। तो अगर इनका मास बढ़ेगा, यानी कि मास जो है, अगर मास अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मास बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। सिमिलरली अगर मास अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मास का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, मास कम हो रहा है।
ओके तब भी यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, मास अगर घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या कि देखो अगर फोर्स इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है, यानी ये जो डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब इन लोग के बीच में कैसा है, एक इनवर्स रिलेशन है। तो कहानी बहुत सिंपल है कि एम बढ़ेगा, M1 बढ़ेगा या M2 बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एफ क्या होएगा, घटेगा, या आर की वैल्यू घटेगी तो एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जितनी पास में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट जितने ज़्यादा दूर है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहानी बहुत सिंपल है। देखो जैसे तुम्हारे और उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है घटता है ना, कि मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट रहा है, और सीधी सी बात है अगर डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बस ये एक चीज़ है जिसको हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यार यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको अगर अपने को हटाने का है तो यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट थिंग इज कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम लोग को एक और चीज़ मिलती है, दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसको मैं कैसे डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ जी से, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में क्या R²। तो ये मेरे को मिल गया क्या, F का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में क्या R²। नाउ लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई ये जो चीज़ है ये हमको डेफिनेटली हेल्प तो करेगी। अच्छा यार यहाँ पे ना एक वैल्यू है जो डिराइव किया था साइंटिस्ट लोगों ने कि कैपिटल G का वैल्यू क्या है। तो फिलहाल के लिए लिख लो, कल डिराइव करना भी बताऊँगा कि कैसे डिराइव करते हैं, ऑल्दो उतना मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट ठीक है चलो फिर भी देख लो। तो G का वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट क्या आ जाएगा, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा यूनिट है, बस इतना ध्यान में रखने का। आगे की पिक्चर अपन कल देखेंगे। ओके तो आज अपन लोग ने दो ही चीज़ें पढ़ी। पहले तो हम लोगों ने देखा कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन कुछ और नहीं, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते, जैसे तुम हो रहे होगे उसके प्रति, है ना। तो ठीक है, ये इसी को शास्त्रों में कहा गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया में जहाँ पर भी होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड कर रहा होगा, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधी सी बात है घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर मास बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो लार्ज द बॉडी, इसलिए आप लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, मतलब थोड़ा कहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसका नाम है क्या, जुपिटर। तो यार यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ कॉमेट्स वगैरह आ रहे होते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स मूव कर रहे होते हैं ना, कहाँ पे, अर्थ के डायरेक्शन में। तो ये क्या कर लेते हैं, उसको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। क्यों, हमारी तरफ क्यों नहीं आने देता? रीज़न बहुत सिंपल है भाई, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मास बड़ा होने के चलते क्या हो जाता, वो ज़्यादा ग्रेविटी के साथ, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ पुल कर पाता। तो फिर ये इधर जो एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स वगैरह जो है वो ताकत नहीं कर पाते, अर्थ की तरफ नहीं आ पाते, एंड देन दे गो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट कॉल्ड जुपिटर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और धीरे से मैं आपको थोड़े दिनों में मैं एक चीज़ स्टार्ट करूँगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फाउंडेशन। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।